दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है लंबे बालों वाली राजकुमारी की सौतेली माँ की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। बरसाना नाम का एक राज्य हुआ करता था। वहाँ के राजा सूर्य सिंह ने 2 शादियाँ की हुई थी और उनकी 2 बेटियाँ थीं। लेकिन उनकी दूसरी पत्नी राधिका बहुत ही चालाक और एक लालची औरत थी। फिर एक दिन राधिका धोखे से अपनी सौतन के खाने में जहर मिला देती है और वो खाना खाते ही रानी की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरफ राज्य के वैद्य को लालच देने के लिए सोने के सिक्के देकर चालाकी से राधिका उसे अपनी तरफ कर लेती है और फिर राज्य का वैद्य राजा से झूठ कह देता है कि उनकी पत्नी की मौत एक खतरनाक बीमारी के कारण हुई है। इस तरह राधिका के गुनाहों पर पर्दा पड़ जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और अब राजा की दोनों बेटियां जवान हो जाती हैं। लेकिन फिर एक दिन युद्ध में लड़ते लड़ते राजा की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। राजा के मरते ही राधिका के मन में लालच आ जाता है और वो अपनी बेटी अमीषा को रानी बनाने का सपना देखने लगती है। लेकिन राज्य के मंत्रियों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो दोनों राजकुमारियों में से काबिल राजकुमारी को ही राजगद्दी पर बैठाना चाहते थे। जब ये बात राधिका को पता चली तो वो गुस्से से आग बगोला हो गई। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी अमीषा को इस राज्य की रानी बनाकर ही रहूंगी। लेकिन सबसे पहले मुझे राजकुमारी नायरा को रास्ते से हटाना होगा। फिर एक दिन राधिका चाय में जहर मिलाकर राजकुमारी नायरा के पास ले जाती है। आज मेरा जन्मदिन है, इसीलिए इस खास मौके पर मैंने तुम्हारे लिए ये खास चाय बनाई है। अरे वाह, ये चाय तो बहुत खुशबूदार है। राधिका माँ, ऐसी चाय आज से पहले मैंने कभी भी नहीं देखी। ये एक बहुत ही खास चाय है जो सिर्फ राजघराने के लोगों के लिए ही बनाई जाती है। इसे मैंने बहुत दूर से मंगवाया है। इतना कहकर राधिका चाय के गिलास बेड पर रखकर वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी ही देर के बाद राजकुमारी नायरा वो चाय पी लेती है। लेकिन चाय पीते ही उसे उल्टियाँ होने लग जाती हैं, जिस वजह से जहर उसके शरीर से बाहर निकल जाता है और उसकी जान बच जाती है। अपनी चाल को नाकामयाब होता देखकर राधिका बहुत नाराज हो जाती है। लगता है इस नायरा की बच्ची को खत्म करने के लिए मुझे कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। माँ, तुम ये काम मुझे सौंप दो। मैं एक जादूगर को जानती हूँ जो काला जादू करने में माहिर है। मैं इस नायरा को चूहिया बनाकर अपने पिंजरे में कैद कर लूंगी। उसके बाद इस नायरा के बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। ये सुनकर राधिका बहुत ही खुश हो जाती है। फिर अगले दिन दोनों माँ बेटी राजकुमारी नायरा को बहला फुसलाकर पास के एक खतरनाक जंगल की ओर ले जाती हैं। राधिका माँ, आप मुझे ये कहाँ लेकर आ गई हैं? ये जगह तो बहुत ही वीरान और डरावनी लग रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पर। अरे बेटा, डरो मत, बस थोड़ी दूर और यहाँ पर हमारे कुल देवता का एक बहुत ही पुराना मंदिर है। उनके दर्शन करके हम लोग वापस चले जाएंगे। लेकिन थोड़ी ही दूर जाते ही उनके सामने शेरा जादूगर आ जाता है और शेरा जादूगर राजकुमारी नायरा को अपने जादू से रस्सियों से बांधकर उसे अपनी गुफा में लेकर जाने लगता है। शेरू, अब इस नायरा की बच्ची को जल्दी से चूहिया बनाकर इसे पिंजरे में बंद कर दो। नहीं नहीं, इस लड़की को जिंदा रखना खतरे से खाली नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि इसे चूहिया बनाकर बिल्ली को खिला देना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा।
इससे इसकी कहानी भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आप दोनों मुझे जान से क्यों मारना चाहती हो? मैं तो तुम्हारी बहन हूँ ना अमीशा। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्योंकि अगर तुम जिंदा रही तो मैं कभी भी रानी नहीं बन पाऊंगी, इसीलिए तेरा मरना बहुत जरूरी है। देखो, मुझे सिंहासन का कोई भी लालच नहीं है। तुम शौक से रानी बन सकती हो, बस मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। अरे, तूने हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। और वैसे भी रहम किस चीज को कहते हैं हमें तो पता भी नहीं है। और मैंने ही तुम्हारी माँ को भी जहर देकर मारा था, समझी तू? चलो माँ, अब बातें बहुत हो गई। अब इसको जान से मारने का समय आ गया है। उसके बाद शेरा जादूगर राजकुमारी नायरा को अपनी शक्ति से एक चूहिया के रूप में बदल देता है और वहाँ पर एक बिल्ली को भी प्रकट कर देता है। चल बिल्ली, जल्दी से इस चुहिया को खाकर इसका काम तमाम कर दे। बिल्ली जैसे ही नायरा को खाने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी वहाँ पर पड़ोसी राज्य का एक राजकुमार पहुँच जाता है, जो कि गुफा के बाहर से सब कुछ देख रहा था और वो अपनी तलवार से बिल्ली की गर्दन काट देता है। मैं यहाँ पर शिकार करने आया था। अच्छा हुआ कि मैंने ये सब कुछ देख लिया। चल, अब जल्दी से इस राजकुमारी को वापस इंसान के रूप में बना दे, वरना मैं अपनी तलवार से तेरी भी गर्दन काटकर अलग कर दूंगा। राजकुमार की धमकी सुनकर शेरा जादूगर घबरा जाता है और वो राजकुमारी नायरा को फिर से इंसान बना देता है। फिर राजकुमार दोनों माँ बेटी और जादूगर को राजकुमारी नायरा के महल में लेकर जाता है और मंत्रियों को सारी बात बता देता है। फिर वो लोग दोनों माँ बेटी और उस जादूगर को महल के तहखाने में कैद कर देते हैं। ऐसे ही समय बीतने लगता है और राजकुमारी नायरा और राजकुमार बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। उसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं और राजकुमारी नायरा और राजकुमार को राजगद्दी पर बैठा दिया जाता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और वो दोनों राजा रानी बनकर हंसी खुशी जीने लगते हैं। विलासपुर नाम के एक गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन अपनी बहन शिवानी के साथ रहता था। अर्जुन और शिवानी का इस दुनिया में और कोई भी नहीं था। वो दोनों अकेले ही रहते थे। अपना और अपनी बहन का गुजारा करने के लिए अर्जुन छोटे मोटे काम करता था, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे। अब 2 महीने के बाद शिवानी की शादी थी। इस वजह से अर्जुन अब बहुत मेहनत करता था ताकि वो अपनी बहन की शादी धूमधाम से कर सके। एक दिन की बात है, जब शिवानी अपनी सहेलियों के साथ पार्क में घूम रही थी, तभी शिवानी की एक सहेली उससे कहती है, अरे शिवानी, तेरी तो शादी होने वाली है ना? तूने अपनी शादी के लिए क्या क्या सोचा है? यार रिया, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा है। शिवानी, मैं तो तुमसे ये कहना चाहूँगी कि तुम अपनी शादी वाले दिन लहंगा ही पहनना। लहंगा बहुत अच्छा लगता है। हाँ मीरा, तुम बिल्कुल सही कहती हो। लहंगा बहुत सुंदर लगता है। शिवानी, तुम मेरी मानो तो अपनी मेहंदी वाले दिन और हल्दी वाले दिन लहंगा ही पहन लेना, क्योंकि लहंगा बहुत स्टाइलिश लगता है। और अपनी शादी वाले दिन तुम लाल कलर का सुंदर सा लहंगा पहन लेना। हाँ दोस्तों, तुम तीनों की बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी है। मैं ये बात अपने भैया से कहूँगी। अगर मेरे भैया मुझे लहंगा दिलवा देते हैं तो मैं अपनी मेहंदी और हल्दी वाले दिन भी लहंगा ही पहनूंगी, क्योंकि मुझे भी लहंगा पहनना बहुत अच्छा लगता है। अब शिवानी जैसे ही घर वापस आती है तो उसके दिमाग में बस लहंगे का ख्याल बार बार आ रहा था। शिवानी ये सोच रही थी कि वो अपने भैया से लहंगे कैसे मांग सकती है। उनके पास तो पैसे ही नहीं हैं।
शिवानी जानती थी कि उसके भैया उसकी शादी के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, लेकिन अभी उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हुए हैं। लेकिन शिवानी को लहंगा भी चाहिए था, इस वजह से शिवानी उदास हो जाती है। अब मैं क्या करूं? मैं भैया से लहंगे के लिए कैसे कह सकती हूँ? जब भैया आज काम पर से वापस आएंगे तब मैं उसे लहंगे के लिए जरूर कहूँगी। क्या पता भैया मुझे लहंगा दिलवा दे। फिर शाम को जब अर्जुन काम करके घर वापस आता है तब शिवानी अर्जुन से कहती है, भैया मैं तुमसे एक बात कहूँ, तुम गुस्सा तो नहीं करोगे ना? अरे नहीं नहीं मेरी प्यारी बहना, मैं तुम पर गुस्सा क्यों करूँगा? क्या बात है, तुम बोलो। भैया तुम मेरी शादी के लिए मुझे 3 लहंगे दिलवा सकते हो क्या? लेकिन तुम 3 लहंगे का क्या करोगी? वैसे भी 3 लहंगे खरीदने में बहुत पैसे लगेंगे। भैया मैं एक लहंगा अपनी मेहंदी वाले दिन पहनूंगी और एक लहंगा अपनी हल्दी वाले दिन और एक लहंगा अपनी शादी में पहनूंगी। भैया तुम मुझे लहंगा दिलवा दो ना। और वैसे भी मेरी शादी आने में अभी 2 महीने बचे हैं। क्या भैया तुम अपनी बहन के लिए 3 लहंगे भी नहीं दिलवा सकते क्या? अपनी बहन की ये बात सुनकर अर्जुन को बहुत बुरा महसूस होता है। तब अर्जुन कहता है, नहीं मेरी प्यारी बहना, मैं तुम्हारे लिए 3 लहंगे जरूर लाऊंगा, बस तुम मुझे कुछ दिनों का समय दे दो। ठीक है भैया, मैं तुम्हें पूरे 2 महीने का समय देती हूँ, बस तुम मेरी शादी से कुछ दिन पहले ही मुझे लहंगा लाकर दे देना। अब अर्जुन इस दुविधा में पड़ जाता है कि वो अपनी बहन के लिए लहंगे खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाएगा, क्योंकि अर्जुन इतना नहीं कमा पाता था कि वो अपनी बहन के लिए 3 लहंगे खरीद सके। अब ऐसे ही दिन तेजी से बीतने लगते हैं। शिवानी की शादी के लिए सिर्फ 2 दिन ही बचे थे, लेकिन शिवानी के पास अभी तक लहंगे नहीं आ पाते हैं। शिवानी बहुत परेशान और उदास हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन भी बहुत उदास था, क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और उसकी इच्छा को वो पूरा नहीं कर पा रहा था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं अपनी बहन की इच्छा कैसे पूरी करूं? मैं 3 लहंगे आज कैसे ला पाऊंगा? काश मैं अपनी बहन को 3 लहंगे दे पाता तो वो कितनी ज्यादा खुश होती। ऐसा बोलकर जब अर्जुन बहुत उदास हो रहा था तभी उसे कुछ जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। अर्जुन, मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ बेटा। कुछ साल पहले की बात है, मैंने एक साधु बाबा को भोजन दिया था, तो साधु बाबा ने मुझसे प्रसन्न होकर मुझे एक जादुई लहंगा दिया था। वो लहंगा मेरी अलमारी में रखा है। मैं तुम दोनों से ये बात बताना भूल गई थी बेटा, लेकिन अब वो दिन आ गया है। तुम वो लहंगा ले जाकर शिवानी को दे दो। तुम दोनों हमेशा खुश रहो बेटा। अब वो आवाज आनी बंद हो गई थी। अर्जुन इधर उधर देखता है, लेकिन उसे अपनी माँ कहीं पर भी नजर नहीं आती है। माँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद माँ। अर्जुन जैसे ही अपनी माँ के कहे अनुसार वो अलमारी खोलकर देखता है तो उसके सामने एक लहंगा था। अर्जुन उस लहंगे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर शिवानी भी आ जाती है। अपने सामने इतना सुंदर लहंगा देखकर शिवानी कहती है, अरे भैया, ये लहंगा तो बहुत सुंदर है, लेकिन आप मेरे लिए सिर्फ एक ही लहंगा क्यों लेकर आए हो? चलो कोई बात नहीं, मैं एक लहंगे से भी काम चला लूंगी। काश मेरे पास 3 लहंगे होते। शिवानी जैसे ही ये शब्द कहती है, उसके सामने 2 और जादुई लहंगे प्रकट हो जाती हैं। ये देखकर शिवानी बिल्कुल हैरान हो जाती है। अर्जुन भी बहुत हैरान हो जाता है, लेकिन उसे अपनी माँ की कही बात याद आ जाती है कि ये लहंगा एक जादुई लहंगा है। भैया, ये चमत्कार कैसे हुआ है? आप
से लाए हो? तब अर्जुन अपनी माँ और जादुई लहंगे के बारे में अपनी बहन शिवानी को बताता है। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बहुत ही अच्छी माँ हो। अब शिवानी के पास 3 अलग अलग तरह के लहंगे थे, इसलिए शिवानी बहुत ही ज्यादा खुश थी। आज शिवानी की शादी है। शिवानी जैसे ही अपना लहंगा पहनती है, वो बहुत ही सुंदर दिखने लगती है। शिवानी बिल्कुल राजकुमारियों की तरह दिख रही थी। फिर शिवानी और अनुराग की शादी बहुत ही खुशी खुशी हो जाती है और वो दोनों एक खुशहाल जीवन बिताने लगते हैं। ऐसे ही 1 साल के बाद अर्जुन की भी शादी हो जाती है और अर्जुन भी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।